हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा और दहली ऊर्जा की, थ्रेशोल्ड एनर्जी। किस किस की बात करेंगे हम? एक तो देखेंगे अपन दहलीज ऊर्जा, दहली ऊर्जा, और एक देखेंगे हम सक्रियण ऊर्जा। दहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा की बात करेंगे हम। देखिए, जब हम एग्जाम में बैठते हैं, बोर्ड एग्जाम की बात करें या किसी भी एग्जाम की बात करें, तो क्या एग्जाम में जितने स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, क्या सभी उस एग्जाम को पास कर पाते हैं? क्या सभी स्टूडेंट्स एग्जाम में पास होते हैं? नहीं होते। जैसे हम बात करें, हमारे बोर्ड एग्जाम की बात करें, बोर्ड एग्जाम में क्या सभी स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीज़न आते हैं? फर्स्ट डिवीज़न का मतलब कितनी परसेंट मार्क्स आने चाहिए? 60% मार्क्स। क्या सभी स्टूडेंट्स के 60% मार्क्स आते हैं? नहीं आते। 60% से कम भी रहते हैं और 60% से ज़्यादा भी रहते हैं। और हमें पता है कि जिसके 60% मार्क्स आते हैं वो फर्स्ट डिवीज़न होता है, और 60% से नीचे जिसके मार्क्स आते हैं वो सेकंड डिवीज़न होता है। चाहे फिर उसके मार्क्स कितने हों, 59.99 ही क्यों नहीं हो। 60 से अगर कम है, 0.1% भी कम है, तो वो क्या होगा? सेकंड डिवीज़न होगा। और 60 या 60 से ऊपर जिसके मार्क्स हैं वो क्या होगा? फर्स्ट डिवीज़न होगा। पता है सबको ये बात आपको? अब ये बात क्यों कह रहा हूँ मैं, क्यों कह रहे हैं इस चीज़ को हम, अभी समझ में आ जाएगी आपकी बात। देखो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के सभी अणु क्या उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के सभी अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते हैं। अगर सभी अणु उत्पाद में बदल जाए तो 100% अभिकारक उत्पाद में बदल जाएगा। तो सभी अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते। ऐसे अणु जिनके पास एक निश्चित ऊर्जा होती है, वही अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। जैसे हमने कहा कि जिसके पास 60% मार्क्स हैं या 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं, वो क्या हो जाएंगे? फर्स्ट डिवीज़न। और उससे कम हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सेकंड डिवीज़न। इसी तरह एक निश्चित ऊर्जा होती है। ऐसे अभिकारक जो इस ऊर्जा को रखते हैं या जिनके पास उस ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा होती है, वो अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। उस ऊर्जा को कहते हैं दहलीज ऊर्जा। क्या कहते हैं उसको? दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो अभिकारक के अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक होती है। यानी जिन अभिकारकों के पास, जिन अभिकारक के अणुओं के पास दहली ऊर्जा के बराबर या इससे अधिक ऊर्जा होती है, वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो दहली ऊर्जा की परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे हम? वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक के अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए
आवश्यक होती है। उसे क्या कहते हैं हम? दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो अभिकारक के अणुओं के पास होनी चाहिए, जिससे वे किस में परिवर्तित हो सकें? उत्पाद में परिवर्तित हो सकें। ठीक है। अब एक होती है सक्रियण ऊर्जा। अब सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? देखो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सक्रियण ऊर्जा, मान लीजिए अभिकारक के अणुओं के पास जो दहली ऊर्जा होनी चाहिए वो हम मान लेते हैं कितनी है? 50। मान लेते हैं कि 50 जूल पर मोल ऊर्जा अभिकारक के पास अगर है तो वह उत्पाद में परिवर्तित होगा। ऐसा हमने मान लिया। ये कितनी भी हो सकती है, हमने मान ली 50 जूल पर मोल ऊर्जा जिस अभिकारक के पास है वह उत्पाद में परिवर्तित होगा। यानी ये ऊर्जा क्या हो गई? दहली ऊर्जा हो गई। कौन सी ऊर्जा हो गई? ये दहली ऊर्जा। जिसके पास 50 जूल पर मोल ऊर्जा है या 50 से ज़्यादा ऊर्जा है वही अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होगा। इससे कम ऊर्जा वाला उत्पाद में परिवर्तित नहीं होगा। अब मान लीजिए अभिकारक के अणुओं के पास ऊर्जा कितनी है? 10 जूल पर मोल। मान लेते हैं अभिकारक के अणु की ऊर्जा, कुछ तो ऊर्जा होगी अभिकारक के पास, और वह ऊर्जा कितनी है? 10 जूल प्रति मोल। अब 10 जूल प्रति मोल है, जबकि उत्पाद में बदलने के लिए उसके पास ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? 50। तो उसको कितनी ऊर्जा और बाहर से ग्रहण करनी होगी? बाहर से उसको अवशोषित करनी होगी। कितनी अवशोषित करनी होगी? 40। ठीक है। 10 उनके पास है, 50 उनको चाहिए। इसका मतलब उनको 40 जूल पर मोल ऊर्जा बाहर से क्या करनी पड़ेगी? ग्रहण करनी पड़ेगी, अवशोषित करनी पड़ेगी। तो ये ऊर्जा कहलाएगी कौन सी ऊर्जा? सक्रियण ऊर्जा। ठीक है। जो अभिकारक अणु ये ऊर्जा ग्रहण कर लेंगे, 40 जूल पर मोल ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे, 10 तो है, 40 और प्राप्त कर लेंगे तो कितनी हो जाएगी? 50, और वो भी उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे। तो यह ऊर्जा जो अभिकारक के अणुओं को बाहर से ग्रहण करनी होती है, कौन सी ऊर्जा कहलाती है? सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा बोलें तो क्या कहेंगे हम? वह अतिरिक्त ऊर्जा जो अभिकारक के अणुओं को अवशोषित करनी होती है, जिससे उनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर हो जाए, तो उस ऊर्जा को कहेंगे हम कौन सी ऊर्जा? सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा लिखें तो वह अतिरिक्त ऊर्जा जो अभिकारक के अणु अवशोषित करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर हो जाए। ठीक है। उस ऊर्जा को कहते हैं कौन सी ऊर्जा? सक्रियण ऊर्जा। समझ में आ गई बात? दहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा समझ में आ गई बात? दहली ऊर्जा तो वह न्यूनतम ऊर्जा है जो अभिकारक को आवश्यक है उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए। वो कौन सी ऊर्जा है? दहली ऊर्जा। और सक्रियण ऊर्जा वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो अभिकारक के अणुओं को ग्रहण करनी होती है, बाहर से अवशोषित करनी होती है, जिससे उसकी ऊर्जा किसके बराबर हो जाए? दहली ऊर्जा के बराबर हो जाए। तो दहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अभिकारक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, तो वह ऊर्जा कहलाती है सक्रियण ऊर्जा। क्लियर? समझ में आ गई बात? दहली ऊर्जा क्या है, सक्रियण ऊर्जा क्या है। अब दहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा में क्या संबंध है? देखो, सक्रियण ऊर्जा
बराबर होगी किसके, मैंने कहा कि दहली ऊर्जा तो कितनी है 50, ठीक है, और सक्रियण ऊर्जा कितनी है 40, और 10 क्या है अभिकारक की ऊर्जा। तो दहली ऊर्जा में से अभिकारक की ऊर्जा को घटा देंगे तो कौन सी ऊर्जा शेष रहती है, सक्रियण ऊर्जा। यानी सक्रियण ऊर्जा बराबर होती है किसके, दहली ऊर्जा माइनस अभिकारक की औसत ऊर्जा। ठीक है, अभिकारक के अणुओं की औसत ऊर्जा को दहली ऊर्जा में से घटा दें तो कौन सी ऊर्जा बच जाएगी, सक्रियण ऊर्जा प्राप्त होगी। क्लियर, ये यहाँ से पता चल रहा है हमें। 50 क्या है दहली ऊर्जा, 10 क्या है अभिकारक की ऊर्जा। 50 में से 10 यानी अभिकारक की ऊर्जा को दहली ऊर्जा में से घटा दें तो क्या शेष रह गई, सक्रियण ऊर्जा शेष रह जाती है। ठीक है, क्लियर। अब इसको हम ग्राफ के द्वारा समझें, ग्राफ की सहायता से समझेंगे हम, बिल्कुल सरल है, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ग्राफ से देखते हैं इसको। अब हम ग्राफ की सहायता से देखते हैं सक्रियण ऊर्जा को, समझते हैं, बिल्कुल सरल है, ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आपको आ जाएगा। देखिए हम ग्राफ खींचेंगे, यहां तो है क्या ऊर्जा, एनर्जी, ठीक है, और इधर ले लेते हैं अभिक्रिया की प्रगति, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इधर ले लेते हैं हम क्या, अभिक्रिया प्रगति, ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया प्रगति ले लेते हैं एक्स अक्ष पर, और वाई अक्ष पर ले लिया हमने क्या, ऊर्जा। ठीक है, अब देखो जैसे कोई अभिक्रिया होगी तो इधर हमें पता चलेगा कि अभिक्रिया की प्रगति किस तरह होगी, अभिक्रिया किस प्रकार होगी, इधर हमें पता लगेगा ऊर्जा क्या रहेगी अभिकारक की और उत्पाद की। ठीक, अब देखो अभिकारक जब उत्पाद में परिवर्तित होगा तो अभिकारक के पास कुछ ऊर्जा होगी। मान लीजिए अभिकारक की ऊर्जा कितनी है, ई आर, ये ई आर यहाँ, ये क्या है अभिकारक की ऊर्जा। अब अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए एक ऊर्जा अवरोध पार करना होता है, एक पहाड़ी पर चढ़ना होता है, ऊर्जा अवरोध पार करना होता है अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए। मान लीजिए ये है क्या, दहली ऊर्जा, ये तो अभिकारक की ऊर्जा है, और यहाँ है कौन सी ऊर्जा, दहली ऊर्जा, जिसको हम ई से लिखते हैं। ई का मतलब क्या है यहाँ पर, दहली ऊर्जा। ठीक है, ये दहली ऊर्जा है। ठीक, ये अभिकारक की ऊर्जा, ये दहली ऊर्जा, यानी अभिकारक उत्पाद में बदलने के लिए इतनी ऊर्जा चाहिए। यानी जो अभिकारक इस दहली ऊर्जा को प्राप्त करेगा वो उत्पाद बदलेगा। तो अभिकारक ऊर्जा के इस शिखर पर आएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं ये ऊर्जा है किसकी, उत्पाद की, उत्पाद की ऊर्जा है ये, जिसको हम किससे लिख देते हैं, ई पी से। ठीक है, ये ऊर्जा किसकी है, उत्पाद की। अब अभिकारक ऊर्जा ग्रहण करके दहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा प्राप्त करेगा और फिर वहाँ से वापस नीचे की तरफ आएगा और किस में परिवर्तित हो जाएगा, उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का ग्राफ आएगा। समझ में आ गई बात। ये तो है किसकी ऊर्जा, अभिकारक की ऊर्जा। अब अभिकारक को उत्पाद बदलने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, इतनी ऊर्जा, जो दहली ऊर्जा के बराबर है। तो अभिकारक के अणु क्या करेंगे, ये ऊर्जा प्राप्त करेंगे और ये ऊर्जा प्राप्त करके किस में परिवर्तित हो जाएंगे, उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक, यानी यहाँ ये अभिकारक की ऊर्जा, ये दहली ऊर्जा, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो ऊर्जा अंतर है इसे क्या कहेंगे हम,
ठीक है, ये जो ऊर्जा है ना यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाती है क्या? सक्रियण ऊर्जा। क्या कहलाती है ये? सक्रियण ऊर्जा, जिसको किससे व्यक्त करते हैं हम? EA, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो हो गई कौन सी ऊर्जा? दहली ऊर्जा। ठीक है, ये अभिकारक की ऊर्जा है। दहली ऊर्जा में से अभिकारक की ऊर्जा कम कर देंगे तो ये जो ऊर्जा बच गई, ये जो गैप बच गया, ये कौन सी ऊर्जा है? सक्रियण ऊर्जा। यानी अभिकारक को ये ऊर्जा ग्रहण करनी होगी अगर उसको दहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा प्राप्त करनी है, और दहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा प्राप्त कर लेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो इस तरह का ग्राफ आएगा, और ये अभिकारक और उत्पाद, ये उत्पाद की ऊर्जा, ये अभिकारक की ऊर्जा, इन दोनों के बीच जो ऊर्जा अंतर है इसको लिखते हैं अपन डेल्टा E, इसको कहते हैं अभिक्रिया ऊष्मा। क्या कहते हैं? अभिक्रिया ऊष्मा या अभिक्रिया की एंथैल्पी। अभिक्रिया ऊष्मा डेल्टा E बराबर होता है EP माइनस ER, उत्पाद की ऊर्जा माइनस अभिकारक की ऊर्जा। क्लियर? तो इस तरह का ग्राफ आएगा ऊर्जा और अभिक्रिया प्रगति के बीच, जिससे हमें समझ में आ रहा है कि दहली ऊर्जा क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा क्या होती है। इनके बीच में संबंध समझ में आ रहा है सबको? इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि उत्पाद की ऊर्जा तो क्या है? ज़्यादा, उत्पाद ऊपर है, अभिकारक की ऊर्जा क्या है? कम। ठीक है, और जब उत्पाद की ऊर्जा ज़्यादा होती है, अभिकारक की ऊर्जा कम होती है, तो उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है ये? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये जो ग्राफ हमने खींचा है ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए खींचा है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में उत्पाद की ऊर्जा अभिकारक की ऊर्जा से अधिक होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो एग्जाम में पूछता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए ग्राफ खींचिए, या सक्रियण ऊर्जा को एक्सप्लेन करने के लिए ऊर्जा और अभिक्रिया प्रगति के बीच में ग्राफ क्या होगा बताइए, तो हम ये ग्राफ बता सकते हैं। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा ग्राफ खींचें जिसमें अभिकारक की ऊर्जा तो है ज़्यादा और उत्पाद की ऊर्जा है कम, यानी दूसरा ग्राफ खींचते अब हम। ठीक है, इधर क्या है? ऊर्जा। सेम ऐसा ही ग्राफ आएगा, इधर क्या है? अभिक्रिया प्रगति, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो ग्राफ खींचेंगे हम, इसमें हम मान लेते हैं EP, उत्पाद की ऊर्जा तो क्या है? कम, और ER, अभिकारक की ऊर्जा क्या है? ज़्यादा। मान लेते हैं ये तो है उत्पाद की ऊर्जा। ठीक है, ये तो क्या है? EP। यहाँ मान लेते हैं ये है किसकी ऊर्जा? ER। ER का मतलब अभिकारक की ऊर्जा। अभिकारक की ऊर्जा तो मान ली हमने ये, उत्पाद की ऊर्जा मान ली हमने ये। यहाँ उत्पाद की ऊर्जा कम है, अभिकारक की ऊर्जा ज़्यादा है। और यहाँ ये क्या है? ET, थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी दहली ऊर्जा। अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए यहाँ जाना होगा, दहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा प्राप्त करनी होगी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए। तो अभिकारक के अणु दहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे? वो ऊर्जा ग्रहण करेंगे। कौन सी ऊर्जा कहते हैं उसको हम? सक्रियण ऊर्जा। समझ गए? यह अभिकारक की ऊर्जा है। अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए इतनी ऊर्जा ग्रहण करनी होगी, इतनी ऊर्जा आवश्यक होगी उसको, और इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? वो इतनी ऊर्जा को क्या कर लेंगे? ग्रहण कर लेंगे। जो अभिकारक ये ऊर्जा ग्रहण कर लेंगे वो किस में बदल जाएंगे? फिर उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे, और उत्पाद की ऊर्जा है ये, तो यहाँ आकर के अभिकारक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? उत्पाद में। क्लियर? इस तरह का ग्राफ आएगा। समझ में आ गई बात? यहाँ अभिकारक की ऊर्जा तो है ज़्यादा, उत्पाद की ऊर्जा है कम, और इन दोनों का ये जो अंतर है, ये उत्पाद की ऊर्जा और अभिकारक की ऊर्जा का जो अंतर, ये हो गया डेल्टा E, अभिक्रिया ऊष्मा। ठीक है,
अब जब अभिक्रिया ऊष्मा आ गई डेल्टा ई, जिसको हम डेल्टा एच से भी लिख सकते हैं, डेल्टा ई लिख दें चाहे डेल्टा एच लिख दें, एक ही बात। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, इसको बोलेंगे हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये हो गई ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए ग्राफ हो गया। समझ में आ गई बात। ये तो कौन सी अभिक्रिया के लिए हो गया, ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में उत्पाद की ऊर्जा ज़्यादा होती है, अभिकारक की ऊर्जा कम होती है, यानी यह ऊष्मा का अवशोषण होता है, क्योंकि अभिकारक की ऊर्जा से ज़्यादा है उत्पाद की ऊर्जा। और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में उत्पाद की ऊर्जा तो होती है कम, अभिकारक की ऊर्जा होती है ज़्यादा। अभिकारक की ऊर्जा ज़्यादा है, इसलिए इसको उत्पाद में बदलने के लिए ऊर्जा को क्या करना पड़ता है, उत्सर्जित करना पड़ता है, ऊर्जा को रिलीज करना पड़ता है। तो ये दोनों ग्राफ ध्यान रखेंगे आप, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए। सक्रियण ऊर्जा को दर्शाने वाले क्या हैं, ये ग्राफ हैं, जिससे हम सक्रियण ऊर्जा को आसानी से समझा सकते हैं। दोनों ग्राफ में क्या अंतर है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ हमने देखे। ये ग्राफ अभी जो हमने देखे हैं ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए देखे अभी हमने ये दोनों ग्राफ। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनता है, उत्पाद से अभिकारक नहीं बनता है, यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए हमने ये ग्राफ खींचे। अगर अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, अभिक्रिया कैसी है, उत्क्रमणीय है, तो ग्राफ तो ऐसे ही आएंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग तरह से देखें। अगर अभिक्रिया कैसी है, उत्क्रमणीय है, तो उसके लिए देखें अब हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब समझते हैं हम। जैसे अभिकारक ए किस में बदल गया, उत्पाद बी में, और बी वापस इसमें बदल जाए ए, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई। रिवर्सिबल रिएक्शन, ए से बी बनता है ये तो हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन, और बी से ए बनता है तो ये हो गई बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, इसके लिए हम सक्रियण ऊर्जा को दर्शाने वाला ग्राफ खींचें। देखो ग्राफ वैसा ही आएगा। यहाँ ये तो हो गया एनर्जी, ऊर्जा, ये हो गई अभिक्रिया प्रगति, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मान लीजिए हम पहले एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ खींच रहे हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये तो है अभिकारक की ऊर्जा। ठीक, यहाँ मान लेते हैं ये है उत्पाद की ऊर्जा। ठीक है, और ये क्या है, दहली ऊर्जा। ठीक, अब अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए ये ऊर्जा ग्रहण करनी होगी। यहाँ से मान लीजिए अभिकारक गया, ये ऊर्जा प्राप्त करी और किस में बदल गया, उत्पाद में बदल गया। उत्पाद कहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ये उत्पाद की एनर्जी है, तो यहाँ पर आकर के वो किस में बदल जाएगा, उत्पाद में बदल जाएगा। ठीक है, यानी अभिकारक की ऊर्जा है ये, दहली ऊर्जा है ये, तो अभिकारक की ऊर्जा और दहली ऊर्जा के बीच का जो अंतर है ये क्या हो गया, क्या हो गया, सक्रियण ऊर्जा। ये सक्रियण ऊर्जा हो गई, और ये सक्रियण ऊर्जा हो गई किसके लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, ए से बी में बदलने के लिए। यहाँ मान लीजिए अभिकारक कौन है, ए है, और यहाँ उत्पाद बन गया क्या, बी। तो ए को बी में बदलने के लिए ये सक्रियण ऊर्जा ग्रहण करनी होती है, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, इसलिए यहाँ लिख देंगे ए एफ, ई ए एफ। ई ए का मतलब तो है एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, और एफ का मतलब हो गया यहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, ए से बी में बदलने के लिए। ठीक, अब इस अभिक्रिया में क्या होता है, बी ए में भी बदल सकता है, और बी ए में बदल सकता है तो क्या होगी, अब बी से ए में बदलने के लिए
यानी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए बी से ए में बदलने के लिए सक्रियण ऊर्जा क्या होगी, क्या होगी, बी से ए में बदलने के लिए सक्रियण ऊर्जा हो जाएगी ये। अब अभिकारक कौन हो जाएगा, जब बी से ए में बदलेगा तो अभिकारक फिर हो जाएगा बी। समझ गए, ए से बी की तरफ अभिक्रिया चल रही है तो अभिकारक कौन है, ए। रिएक्टेंट कौन है, ए। तो रिएक्टेंट और थ्रेशोल्ड एनर्जी, रिएक्टेंट की एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी दहली ऊर्जा और अभिकारक की ऊर्जा के बीच का जो अंतर हो गई वो सक्रियण ऊर्जा हो गई। लेकिन जब अभिक्रिया बी से ए की तरफ आएगी तो फिर यह ये क्या हो जाएगा, ये रिएक्टेंट हो जाएगा, ये अभिकारक हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। तो बी से ए की तरफ आएगी तो अब सक्रियण ऊर्जा हो जाएगी ये, यहां से यहां तक ई ए, इसको लिखेंगे ई ए बी। ई ए का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी और बी का मतलब बैकवर्ड रिएक्शन, यानी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए सक्रियण ऊर्जा हो जाएगी ये और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए सक्रियण ऊर्जा हो जाएगी ये। समझ में आ गई बात। ए से बी बन रहा है तो सक्रियण ऊर्जा है इतनी और बी से ए बन रहा है तो सक्रियण ऊर्जा है इतनी। ठीक है, इस तरह का ग्राफ आएगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए। सिंपल ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं। यह अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्मा शोषी। कौन सी अभिक्रिया है ये, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए खींचा हमने ये। ठीक है, यहाँ पर अभिकारक की ऊर्जा तो है कम, उत्पाद की ऊर्जा है ज़्यादा। अभिकारक की ऊर्जा कम है, उत्पाद की ऊर्जा ज़्यादा है। ठीक है, अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, समझ में आ गई होगी कैसे खींचोगे, क्लियर, समझदार हैं बिल्कुल। ऊर्जा इधर क्या लेंगे, अभिक्रिया प्रगति, ठीक, वेरी गुड। इधर क्या लेंगे, अब हम दूसरा ग्राफ खींचे तो नीचे तो ले लेते हैं अपन ईपी उत्पाद की ऊर्जा, ऊपर ले लेते हैं ER अभिकारक की ऊर्जा, यहाँ क्या है ET दहली ऊर्जा। क्लियर। अब अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, ठीक, और फिर किस में बदल जाएगा वो, उत्पाद में। उत्पाद की ऊर्जा कितनी है ये, तो ये यहाँ आकर के किस में बदल गया, उत्पाद में बदल गया। क्लियर। ये जो है एनर्जी यहाँ से यहाँ तक, ये तो हो गई डेल्टा E, और ये जो एनर्जी अभिकारक से और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बीच के ये जो गैप है, अभिकारक की ऊर्जा ER और दहली ऊर्जा ET के बीच में, ये क्या हो गई, सक्रियण ऊर्जा EA। कौन सी रिएक्शन के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। ठीक है, अगर अभिक्रिया के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। क्लियर। अब यहाँ पर अगर अभिक्रिया वापस आ रही है तो ये क्या हो गई, उसके लिए सक्रियण ऊर्जा। कौन सी रिएक्शन हो गई, ये बैकवर्ड रिएक्शन, प्रतिपश्च अभिक्रिया के लिए, जिसको हम किससे लिखेंगे, EAB। क्लियर। ए से बी बदल रहा है, यानी मान लीजिए यहाँ अभिकारक ए है, यहाँ उत्पाद है बी। ए से बी बन रहा है तो सक्रियण ऊर्जा है ये, और बी से ए बनेगा वापस तो सक्रियण ऊर्जा हो जाएगी ज़्यादा। क्लियर। अब यहाँ देखो, ये जो अभिक्रिया है ये हो गई कौन सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए हो गया, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए होगा। देखो, इस अभिक्रिया में, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की जो सक्रियण ऊर्जा है वो ज़्यादा है, और बैकवर्ड रिएक्शन यानी पश्च अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान क्या है, कम। ये कम है, ये ज़्यादा है। क्लियर। सक्रियण ऊर्जा किसकी ज़्यादा है यहाँ पर, फॉरवर्ड रिएक्शन की, और बैकवर्ड रिएक्शन की सक्रियण ऊर्जा कम है। किसके लिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए। लेकिन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात करें तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए सक्रियण ऊर्जा तो है ज़्यादा और फॉरवर्ड रिएक्शन की सक्रियण ऊर्जा है कम। यानी ए से बी बन रहा है तो सक्रियण ऊर्जा कम है, लेकिन बी से ए बन रहा है तो सक्रियण ऊर्जा क्या है, ज़्यादा है। क्लियर। समझ में आ गई बात, ग्राफ समझ में आ गए।
सक्रियण ऊर्जा समझ में आ गई, दहली ऊर्जा समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, दहली ऊर्जा क्या होती है, और ये ग्राफ समझ में आ गए दोनों अभिक्रियाओं के लिए, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी के लिए। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा समझ में आ गई, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड की सक्रियण ऊर्जा समझ में आ गई। ठीक है, इसी तरह ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में सक्रियण ऊर्जा को कैसे पता लगाया जाता है, सक्रियण ऊर्जा को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है। इसके लिए हम समीकरण देखेंगे, ओरेनियस की समीकरण, जिसका उपयोग करके सक्रियण ऊर्जा को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो पढ़ाया गया है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। वीडियो को जिसने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जिसने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक अवश्य करें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।